अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात का मुकाबला करने के लिए और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, पूरी कौम को यकजहती के साथ और मजबूती के साथ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का आज इजलास हुआ, जिसमें सियासी क़यादत भी साथ बैठी और अस्करी क़यादत भी साथ बैठी। इजलास के बाद जो एलामिया जारी हुआ है उसके 2-3 अल्फाज काफ़ी इस बात को तक़वियत देते हैं कि एक नेशनल कंसेंसस के साथ, यकजहती के साथ आगे बढ़ने के लिए इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। कमेटी का जो एलामिया है उसके अल्फाज ये हैं कि कमेटी ने रियासत की पूरी ताकत के साथ इस ख़तरे का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटिजिक मैदान में भी और मुतफ़िका सियासी अज़म उसको भी पैदा करके एक ऐसे तरीक़ाकार से आगे बढ़ा जाएगा कि मुल्क में दहशत गर्दी की जो बढ़ती हुई लानत है इसका ख़ात्मा यकीनी बनाया जाए। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ जो दहशत गर्दी की शक्लें हैं, जो दहशत गर्द ग्रुप यहाँ मुनज़्ज़म हो रहे हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल है, जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हुए दहशत गर्दी को और इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया जा रहा है, तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद इस बात का फ़ैसला किया गया है कि दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। ऑपरेशन की डायरेक्शन क्या होगी उस सूरत हाल को भी वाज़ेह नहीं किया गया कि कौन से स्टेप्स लिए जाएंगे। पहले काइनेटिक होगा, पहले ज़मीनी कार्रवाई होगी, मुख्तलिफ़ इलाकों में बाज़ ऐसे इलाके हैं जहाँ शायद मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके लोगों को आपको इंगेज भी करना पड़े, तो वो डायरेक्शंस क्या होंगी, डिटेल्स क्या हैं, उसकी तफसील हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम और नेशनल एक्शन प्लान दोनों को मरबूत तरीके से आगे बढ़ाने का फ़ैसला, उसका इजहार वाज़ेह आज के एलामिया से होता है। आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरका हैं उनसे मुख्तलिफ़ पहलुओं के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, पुरअमन भी बनाना है, लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाना है, तो क्या करने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं जनरल ज़ाहिद महमूद साहब, मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हैं, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब वफाकी वज़ीर हैं PMLN से हमारे साथ, और निसार जट साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। ज़रब अज़्ब ऑपरेशन PMLN की हुकूमत में स्टार्ट हुआ था। जनरल राहील ने बड़ा कहना चाहिए एक मजबूत पोजीशन उस वक्त इख्तियार की और दहशत गर्दों को उन इलाकों से मार भगाया जहाँ कहते थे ऑपरेशन करना ही बहुत मुश्किल है। अब दोबारा आपके सामने एक चैलेंज है और दोबारा शायद उसी तरह की एक एक्टिविटी को शुरू करना पड़े। क्या जहन में खाका है आपके? देखिए, वैसे तो ज़रब अज़्ब से पहले ये शुरू हो चुका हुआ था। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बड़ा एक अच्छा ऑपरेशन किया गया था, स्वात का भी ऑपरेशन किया गया, जिसमें वॉलंटरीली लोगों ने डिस्प्लेसमेंट ली ताकि दहशत गर्दों का कला कमा किया जाए। फिर ज़रब अज़्ब, फिर रद्दुल फ़साद। मेरे ख़्याल में उस वक्त एक रिज़ॉल्व था, कम से कम 2 रजीम्स के अंदर ये रिज़ॉल्व था कि दहशत गर्दी को ख़त्म करना है। और दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए 2 मुख्तलिफ़ अवामिल हैं। एक तो मेन स्ट्रीमिंग, हमारे वो इलाके या वो लोग या वो कबीले जो तरक्की की दौड़ में पीछे रह गए हैं और एलियनेटेड फील करते हैं, उनकी एलियनेशन ख़त्म करने का जो एक प्रोसीजर है, जिसके लिए हमें एक सियासी तमाम जमातों को इकट्ठा होकर उन इलाकों को आगे बढ़ाना है, वो एक बड़ा अहम जुज़्व है। लेकिन उसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए उस दहशत गर्दी से जो इस वक्त हो रही है। 2 अलहदा दे रिलेटेड अवामिल हैं मगर अलहदा अवामिल हैं। और मैं इस वजह से ये बात आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि आजकल जब भी मैं किसी प्रोग्राम में जाता हूँ तो मैं बात शुरू करता हूँ दहशत गर्दी की, तो बात शुरू हो जाती है एलियनेशन की। तो मैं फिर कहता हूँ कि मैं एलियनेशन का तो नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं ख़त्म होनी चाहिए, ये तो नहीं कह रहा हूँ कि तरक्की नहीं होनी चाहिए, ये तो नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पर मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसमें मुख्तलिफ जो जहतें हैं इसकी सारों को कवर किया। लेकिन जो जंग की जहत है, जो दहशत गर्दी की जहत है, उसको इन फोकस रखना चाहिए। और ये गालिबन हमारी रिफ्लेक्शन, अगर आप कोई सेमिनार बुलाएं सारे दिन का तो उसमें तो ज़रूर ये बात होनी चाहिए, लेकिन 25-30 मिनट का जो प्रोग्राम है उसमें ये बात बड़ी वाज़ेह शक्ल में सामने आनी चाहिए कि इस वक्त मुल्क पे हमला हो चुका है, इस वक्त दहशत गर्दी है। इस दहशत गर्दी की फ़िज़ा में वो लोग जो दहशत गर्दी कर रहे हैं, जिन्हें पहले रद्दुल फ़साद या ज़रब अज़्ब के ज़रिए बाहर निकाला गया था, उनके स्लीपर सेल्स ख़त्म किए गए थे, उनके जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, फाइनेंसिंग फ़राहम कर रहे थे, उन सब को रूट आउट किया गया था। उन तमाम को दोबारा से रूट आउट करना होगा। और ये रिज़ॉल्व इस वक्त में मुझे उम्मीद है कि अभी भी आप जो आज हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो कमेटी का जो इजलास हो रहा है, उसमें ये तमाम रिज़ॉल्व्स बार बार अब आपके सामने आएंगे क्योंकि हमारी नेशनल स्ट्रैटेजी यही है कि हम एक पॉलिसी पे गामजन रहें। हमने कुछ पॉलिसी को मुतज़लज़ल रखा है। हम कभी कहते हैं कि ये दुश्मन है,
ये वो लोग जिन्होंने APC में हमारे बच्चों को गोलियां मारी, जो उनकी माएँ, उनकी उस्तानियाँ वहाँ पे मौजूद थी, उन पे फॉस्फोरस फेंक के उनको आग लगा दी, यानी उनकी राख हमने वहाँ से वसूल की। पहले हमने कहा ये दहशतगर्द है, फिर हमने कहा ये तो हमारी फैब्रिक का हिस्सा है, ये तो बहुत पुराना हमारी फैब्रिक का हिस्सा है, इनके साथ तो हमारी कल्चरल टाइज़ हैं। अरे भाई कैसी कल्चरल टाइज़ हैं? एक ऐसी रजीम या ऐसे लोग जो कहें कि बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देना, या औरतों को पाबंद कर देना है, या माइनॉरिटीज़ को ख़त्म कर देना है, वो कैसे हमारी फैब्रिक का हिस्सा है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ऐसे झोल नहीं है हमारी अपनी मौजूदा सिचुएशन में, लेकिन हमें तो उन झोल जो है उनको ख़त्म करना है। बिल्कुल सही। और ये कह के कि वो लोग जो हमारी सोशल फैब्रिक का हिस्सा है, मैं समझता हूँ ये गुफ्तगू जो मैं सुन रहा हूँ ये थोड़ी सी मेरे लिए तकलीफ़ का बायस है कि इतनी कुर्बानियाँ शहादतें देने के बाद इस वक्त ये गालिबन जट साहब बात जो वाक़यात हुए हैं आज NSC के इजलास में भी अभी तक जो हमारे पास डिटेल्स आई हैं उसमें भी बताया गया कि बाज़ ऐसे अटैक्स थे जिसमें अफ़गान नेशनल मुलव्वस थे, बाज़ ऐसे अटैक्स थे कि अटैक तो यहाँ चल रहा था लेकिन उसके हैंडलर्स जो थे, मास्टरमाइंड थे, वो अफ़गानिस्तान में मौजूद थे। तो आपकी दहशतगर्दी तो वहाँ हो रही है इस इलाके में, हमारे फ़ौजी शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस वाले, हमारे सिविलियन शहीद हो रहे हैं, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, लेकिन सरहद पार से उनकी पनाहगाहें भी हैं और स्पोर्ट बेस भी है। कैसे लेकर आगे चला जाए? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये मैं थोड़ा सा ना इस पे इस तरह से रोशनी डालूंगा कि हमारे आपस में जितने भी हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमने अक्सर KPK के इश्यूज़ को उनके साथ डिस्कस किया, कुरम हो, बाजोड़ हो, यहाँ के इश्यूज़ को हमने डिस्कस किया। तो वहाँ के जो डायनेमिक्स है वो हमसे ज़्यादा वो लोग जानते हैं जो कि वहाँ के लोकल्स हैं। उन लोगों का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि जी हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम जो हमारा जो लोकल है वहाँ का, हम उनको लेकर इनके साथ डायलॉग करके हम इनको एग्जिट कर सकते हैं, हम इनसे अपनी जान छुड़ा सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि ये लेकर भी हम आए, ठीक है जी, हम लोगों ने इनको यहाँ पर पनाह दी है, हम लोगों ने यहाँ पर इनको रखा हुआ है। जनरल बाजवा साहब जो है उनकी शफकत का ये नतीजा है, वो यहाँ पर रह रहे हैं। अब जब जी नहीं उसके मैं इस पे भी क्लियर आपको कर दूं कि ये जब PDM 1 की जब हुकूमत थी, अलाउ कैबिनेट ने उस वक्त किया था। हमारी हुकूमत में ये रिकॉर्ड की बात है, उस वक्त मुराद सईद हो गया, हमारे अपना जितनी भी असद कैसर साहब हो गए। सर रीसेटलमेंट आपके दौर में शुरू हुई थी, रीसेटलमेंट सर जी हमारे आरिफ अलवी साहब से प्रेसिडेंशियल पार्डन लेकर जेलों में कैद लोगों को रिहा किया गया। रीसेटलमेंट के ऊपर हमारी कैबिनेट का एक भी अप्रूवल है तो आप लेकर आ जाए। किसने अप्रूवल दी थी? ये शहबाज शरीफ साहब ने दी थी, PDM 1 में दी, अभी पूछ लेता हूं। PDM 1 में दी, ये सारा बोझ आपके सर पे है। PDM 1 में दी थी बाजवा साहब और जो ISI के जो जर्नैल थे अपना, वो बारहा हमारे इन बातों से इख्तलाफात भी रहे और हमने इस बात पर डिनाई भी किया। किसी बहुत बड़ी कंफ्यूजन का शिकार है। ये कंफ्यूजन इसलिए नहीं है कि कल हमारी पार्लिमानी मीटिंग में ये कैटेगोरिकली तमाम उस वक्त के मौजूद अरकान असेंबली जो के रुकन थे, जो के कैबिनेट का हिस्सा थे, उन लोगों से हमने पूरी जानकारी के बाद में प्रेसिडेंशियल पार्डन दी हुई है आपकी हुकूमत में। बिल्कुल मुस्लिम जी मुस्लिम खान को वो 2 दी, ठीक है जी। ये जवाज मुस्लिम खान का बनाकर अगर आप ये समझते हैं कि जी उन सबको पनाह हम लोगों ने दी थी, तो इस तरह नहीं था। जनरल बाजवा साहब और हम ये जो ISI के थे, उस वक्त हमारे इख्तलाफात भी इनके साथ इसी बात पे थे कि हम इनको अलाउ नहीं कर रहे थे। और उसके बाद मुझे बताएं जी जनरल बाजवा, अब मुझे बताएं कि PDM 1 में जो कैबिनेट बनी उसने अप्रूवल नहीं दी, शहबाज शरीफ साहब ने अप्रूवल नहीं दी। ये सेटलमेंट की रीसेटलमेंट की कोई दी थी जो क्या आप कर रहे हैं? बैठे ना, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ क्यों अपना वहां पर ये गए नहीं अफगानिस्तान में। सर वो आप गलत फहमी का शिकार हैं। उस वक्त जनरल नदीम को DTISI को अफगानिस्तान भेजा गया था ये कहने के लिए कि ये सरहद पार जो बैठे हुए लोग हैं ये पाकिस्तानी इलाकों पर हमला कर रहे हैं TTP वाले, या तो इनको सरहद से दूर लेकर जाएं और इनको डिसआर्म करें। आप बिल्कुल कंफ्यूजन फैला रहे हैं, दुरुस्त बात नहीं आप कह रहे हैं। नहीं चले, आप गलत बात कह रहे हैं। नहीं, मैं वो तस्वीरें जो हेडलाइन के साथ छपी थी आपने उसकी गलत इंटरप्रिटेशन ली हुई है, वो दुरुस्त नहीं। हमारी इतलात के मुताबिक आप वो दोबारा खबर निकाले, मैं आपको भी भेजता हूँ। आप किसी कंफ्यूजन का शिकार है, ये दुरुस्त बात नहीं है। कहने का मतलब है कि अब जब हम उनको वापस भेज रहे हैं, ठीक है, कौन भेज रहा है? अब कौन भेज रहा है? आप भेज रहे हैं उनको? हाँ जी, जिनको वापस मेरा ख्याल है कि मेरा गंडापुर साहब ने तो कल कहा कि हम इनके साथ बातचीत करने दी जाए,
हम इनके साथ बात है। परसों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बड़ी गंडापुर साहब ने तो कुछ और कहा, उनका क्लिप जी उन्होंने कहा, मैं तो कह रहा हूँ, तो उन्होंने रिकॉर्ड पे आकर कहा ना, वो तो बातचीत चाह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि डायलॉग के रास्ते से बातचीत कर सकते हैं। ऑपरेशन इसका हल नहीं है कि आप लार्ज स्केल पे जाके ऑपरेशन शुरू कर दें, ये इसका हल नहीं है। उन लोगों के साथ आप खुर्रम में आपके साथ क्या हुआ, रिकॉर्ड की दुरुस्ती की खातिर एक चीज में और यहाँ बाकी मेहमानों की खातिर भी, मैंने कुछ लोगों से केपी में बड़े जो सिक्योरिटी से डील कर रहे थे इंटरेक्शन किया चंद हफ्ते पहले। उन्होंने जनरल जाहिद साहब मुझे बताया कि जब ज़रबे अज़्ब या रद्दुल फसाद का ज़माना था तो ये लोग 3-3, 4-4 की टोलियों में हमला करते थे और हमारी जो केपी पुलिस थी इनको संभाल लेती थी। अब वो आते हैं 30-40 का लश्कर लेकर और उनके पास वो जो स्नाइपर्स हैं वो दूर से कोई 1 किलोमीटर दूर खड़े होकर जो चौकियों पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको निशाना बनाते हैं, फिर आके अटैक करते हैं और नाइट विजन गॉगल्स हैं और हमारी पुलिस उनका मुकाबला नहीं कर सकती। ये उनके अल्फाज थे कि फ़ौज को इनको काटना पड़ेगा, 2-2, 3-3 रह जाएंगे तो हम संभाल लेंगे, 30-40 के लिए पुलिस काबिल नहीं है। ये एक्चुअल अल्फाज है जो मैं दोहरा रहा हूँ। अब आपसे मैं सुन लूँ कि क्या और क्या करने की ज़रूरत है। केपी एक अकेला नहीं है, बलूचिस्तान भी साथ है। जी देखिए नदीम मलिक साहब, पहले तो जो थ्रेट है ना पूरे स्पेक्ट्रम को समझने की ज़रूरत है। दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी थ्रेट। और 2007-8 में एग्जैक्टली जिस तरह अभी आप फरमा रहे हैं, चूँकि हम उन ऑपरेशंस में फील्ड में थे जी, हमने सारे किया। 2008 में आई वाज इन बाजोड़, हमने देखा इसको बड़ा। दिस इज़ अ डिफरेंट एप्लीकेशन। अब इसमें जो एनिमी है उसकी तादाद भी बढ़ गई है, उसके अलावा एनिमी की सोच भी बड़ी हो गई है, एनिमी की जो लॉजिस्टिक स्पोर्ट्स है वो बड़ी हो गई है, और पूरी एक स्टेट जिसे हम इंडिया कहते हैं वो अपना वज़न लेकर इस वॉर के पीछे खड़ी ये हो गई है। और उन्होंने अभी इनडायरेक्टली आपको बता भी दिया, जब वो इक्वेट करते हैं पुलवामा के अभी जो रिसेंटली हमारा नौशकी के ऊपर हुआ ट्रेन के अगवा को जहाज़ के साथ, तो जो डोवल की वो स्पीच बार बार ज़रूर अपने टीवी पे चलाइए ताकि पाकिस्तान की आवाम को पता चल जाए, जिसमें वो कह रहा है कि हम अभी तक तो डिफेंसिव पे, हम डिफेंसिव ऑफेंसिव में जाएंगे तो बलोचिस्तान में हम ये करेंगे। एग्जैक्टली सेम थिंग इज हैपनिंग। पूरा स्टेट क्या पूरा प्राइवेट मीडिया, हर किस्म का मीडिया, 400+ चैनल्स, वो अपनी स्टेट की स्ट्रेटजी के साथ खड़े हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन उनको मिली है और मल्टीपल इसलिए हो गया कि अब वो जो अफगानी जो तालिब लड़ रहा था उधर भी और इधर भी, जिसकी जिंदगी अब रोजी रोटी जो है ना इसी वॉर और फ्रिक्शन के साथ लग गई है, वो भी शामिल हो गया इन एलिमेंट्स के साथ और पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं। वी आर इन द वॉर। ये जो अब हमला कर रहे हैं इनके पास अमेरिकन हथियार, जी बिल्कुल, अमेरिकन इंटेलिजेंस इनके पास इतनी अप टू डेट है कि उन्हें पता था कि इस ट्रेन के अंदर कौन सी यूनिट आ रही है और किस वक्त ट्रेन गुजरनी है और उसको उन्होंने रोका, किस जगह नौशकी वाली बस ने गुजरना है, FC उसमें बैठी हुई है, उसको अटैक करना है। अप टू डेट इंटेलिजेंस है, अमेरिकन हथियार है और पैसा भी है। ये वही एलिमेंट्स हैं, देखें ना जी, उनको इन्फॉर्मेशन का जो कॉन्टेक्स्ट है, ये वही एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर उनके सपोर्टर्स, अबेटर्स और उनके लिए काम कर रहे हैं। बेसिकली ये पूरा एक नेक्सस है जी, इस नेक्सस को तोड़ना है हमने, और यही उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो हिट कर रहे हैं और सॉफ्ट टारगेट्स भी कर रहे हैं। देखिए सॉफ्ट टारगेट्स वो कर रहे हैं, इसकी थोड़ी सी मैं डायनामिक्स 1-2 चीज़ें आपको बताता हूँ। कि पहली बात यह है कि सॉफ्ट टारगेट को कर रहे हैं कि लिसानी बुनियादों पर वो तफरका डालना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा नुकसान उठाया है। तो लिसानी डिवाइड के ऊपर जो बांग्लादेश का आप देख लें, बाकी सेक्रेटेरियन, रिलीजियस, बाकी पॉलिटिकल, हम इसको कवर करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन अगर लिसानी पे ये पंजाबी बलूचिस्तान इसमें डिवीजन हो गई या इस तरह की चीज़ बढ़ गई, इसी से हमने बचना भी और प्रोटेक्शन भी करनी है। दैट इज़ वेरी डेंजरस। अब देखिए जो एप्लीकेशन है ना जी, बलूचिस्तान की एप्लीकेशन को समझने की जरूरत है कि उसको थोड़ी सी टेसिट अप्रूवल अदर देन इंडिया और फोर्सेज की भी हासिल रहेगी, कंसिडरिंग आवर कनेक्शन विद दी CPEC और चाइनीज। बलूचिस्तान में कई ताकतें हैं, कई ताकतें हैं, यस वी ऑल नो, ये जो अमेरिकन असला है बिला वजह नहीं वहां पे हम वो खेल रही हैं। सरहद में उनको थोड़ी सी KPK में थोड़ी सी वीक उनकी हो जाती है, क्योंकि लेजिटिमेट गवर्नमेंट या उस तरह की रिकग्निशन नहीं है जो अबूरी हुकूमत है वहां पे जी, लेकिन उसको भी वो यूज उतना ही करेंगे। ये पूरा एक उन्होंने एक स्प्रेड करना है और इसको एप्लीकेशन हो चुकी है। वी आर इन द वॉर एंड वी आर, जिस तरह मुसद्दिक मलिक साहब कहते हैं, आप कह रहे हैं हम जंग की हालत में, जंग है ना जी, और इससे ज्यादा भी हाइब्रिड क्या करना चाहिए? देखिए जंग की हालत में ये करना चाहिए। आपकी बंदूक कैंटोनमेंट पे जो अटैक हुआ, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। देखिए कंटोनमेंट्स सारे हो गए, कंटोनमेंट ये जो फिजिकल है ना जी, मैं कॉन्फिडेंटली आपको बता रहा हूं मलिक साहब कि विल बी एबल टू हैंडल। हमारी आर्म फोर्सेस में कैपेबिलिटी भी है, कैपेसिटी भी है और विल भी है, लेकिन दोबारा काइनेटिक ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स आपको करने पड़ेंगे, इधर भी और उधर भी, हर तरफ। देखे ना क्लियरली मेरे ख्याल में आर्मी चीफ ने पिछले दिनों डिक्लेयर किया है कि वी विल, ये जो अभी बात हो रही है ना कि रूल्स ऑफ गेम्स आर चेंज्ड,
तो ये वही है कि काइनेटिक ऊपर जाएगी और दे विल बी पेड इन द सेम कॉइंस। जंग को नहीं लड़ पा रहे। पिछले अगर 20 सालों की हमारे सामने एक पिक्चर हो, बल्कि 9/11 से बाद की पिक्चर सामने रख लें, 9/11 के कई साल बाद हमने जब अपनी ढेर सारी शहादतें उठा ली तो हमें ज़रब अज़ब का उस वक्त ख्याल आया था जब APS का वाक़या हो गया था। अभी भी एक बहुत ही अनहोना वाक़या कि पूरी ट्रेन ही आपकी हाईजैक होगी और कितने लोग उन्होंने उतार के चुन चुन के मारे हैं। अब दोबारा हम खड़े हैं कि नहीं, हमें नैप को अपडेट करना है, नई स्ट्रेटजी बनानी है। हमारे अंदर खामी है, पहले आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि कोताही हमने की क्या क्या है, फिर आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, तारीखी तौर पे तो जो कोताहियाँ की हैं वो सबके सामने हैं। जो अफ़गानिस्तान के अंदर जंग और उसके अंदर जो लो ग्रेड वॉरफेयर के ज़रिए जो वहाँ पे जत्थे इकट्ठे हो गए और फिर वो तालिबान बन गए या जो भी बन गए, वो शायद उस वक्त की ज़रूरत थी, उस वक्त की स्ट्रैटेजी थी। सर, हमारे इलाकों में जितने ये ग्रुप थे सारे, वो हमारे बड़े पसंदीदा ग्रुप होते थे, हम उनको गुड तालिब कहते थे। जी, गुड तालिब के अलावा हमने अपने भी जो मदरसे, जो दीनी जगह थी जहाँ पे बच्चों को तालीम दी जाती थी, वो अच्छे शहरी बनते थे, इबादत गाहों में, मसाजिद में जाके दूसरे लोगों को दीनी तालीम देते थे। उन जगहों की वेपनाइजेशन हुई, वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह बने, लड़ाइयाँ हुई। देखिए, वो जो हमारी तारीख़ी जो जंग थी, क्योंकि एक जंग हमारे दरवाजे पे आ गई ना, हम उसके अंदर को वॉलंटरली तो जाके हमने जंग नहीं शुरू की थी। जो रूस की जंग थी वो हमारे बॉर्डर पे आके खड़ी हो गई। तो ये तमाम चीज़ें गालिबन उस वक्त स्ट्रेटिजिक थी रूस को रिपेल करने में, और रूस रिपेल हुआ वहाँ से। वरना अगर रूस वहाँ से रिपेल नहीं होता तो इस वक्त आप ना जाने कहाँ होता रिपेल, कहाँ बैठा होता। तो उस वक्त USSR को रिपेल करने के लिए, सोवियत रजीम को रिपेल करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाई गई। गालिबन एक होलिस्टिक व्यू अगर लेते तो उनकी जो एक्सटर्नैलिटीज़ हैं उनका भी जायज़ा लिया जाता और उनके लिए भी कोई स्ट्रैटेजी बनाई जाती। मगर उस वक्त जब किसी हद तक हमें इस्तेमाल किया जा रहा था, किसी हद तक वो जंग हमारे दरवाजे पे आ खड़ी हुई थी, तो हमने जो अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाई उसमें जितने भी हमारे पार्टनर्स थे, जब उनके गोल्स अचीव हो गए और हमें उन एक्सटर्नैलिटीज़ को डील करना था या रिहैब करना था, तो वो सब अपना सामान ओवरनाइट उठा के घर चले गए। कह रहे भाई हमारा काम तो हो गया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। तो आप इसको कई जावियों से देख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि उस वक्त हमारी ज़रूरत थी, आप कह सकते हैं हमारी स्ट्रैटेजी थी जिसका पार्ट 2 हम नहीं कर पाए, आप कह सकते हैं कि हमें लेट डाउन कर दिया गया इंटरनेशनल फोर्सेस ने जिन्होंने झोंका था उस इलाके में। 9/11 कमीशन की जो रिपोर्ट थी ना, उसने पाकिस्तान के मुतल्लिक वो एक लाइन लिखी थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को एज एन एलाई ऑफ कन्वीनियंस इस्तेमाल किया। जी बिल्कुल। तो वो तो करके चले गए। जिनको हम जहादी कह के पहले गले लगाते थे वो वाशिंगटन में भी उनको मिलते थे, बाद में हमने उनको टेररिस्ट कह के अगले दिन मारना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी कंसिस्टेंसी रही नहीं। जी, वो मैं कुछ तो कहते हैं, अब दहशतगर्द कह तो दहशतगर्द कह के खत्म कर देते। मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उसके बाद अगर आप वापस जाए ना तो जनरल कियानी के दौर के अंदर ये शुरू हो गया था, जब उन्होंने ऑपरेशन शुरू किए थे और सारा वजीरिस्तान का इलाका साफ कर। उन्होंने क्लियर नहीं था किया जनरल कियानी ने, बाकी सारे जो बाकी तमाम इलाके थे, सवात का इलाका, तो ये नहीं है कि वी डिडंट वेक अप टू इट। हमें जब अपना थ्रेट हमने एसरटेन कर लिया, हमें पता चला कि इस एक्सटर्नैलिटी को ख़त्म करना है, तो हमने उसको ख़त्म किया। वो जनरल कियानी के दौर से चलती रही, पीपल्स पार्टी के दौर में चलती रही, ज़रब अज़ब की शक्ल उन्होंने इख्तियार की, रद्दुल फ़साद की शक्ल उसने इख्तियार की। यानी आपको मैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी बता रहा हूँ कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी उसमें रही, लेकिन उसके बाद वो बदल गई। अभी मैं क्योंकि निसार जट साहब बात कर रहे थे, मैंने जान के नहीं किसी पार्टी का नाम लिया अपने पूरे वो जो मैंने फ्रेमिंग कर रहा था, मैंने इस वजह से पार्टी का नाम नहीं लिया कि इस वक्त मैं समझता हूं कि हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। इस वजह से मैं उसको सियासी तौर पे प्रोवोक नहीं करना चाहता। और इसी तरह मैं ये समझता हूं कि ये भी हमारे भाई उसी तरह ब्लीड कर रहे हैं, इनके दिल में भी मुल्क का उसी तरह दर्द है जैसे हमारे लिए मुल्क का दर्द है। तो इस वक्त शायद ये अच्छा नहीं होगा कि इसको सियासी रंग दे दिया जाए, लेकिन ये इसका हमें नुकसान है। ये जो हम बात कर रहे हैं बार बार कि ये मामला ये अच्छे हैं, इनसे रिजॉल्व हो जाएगा, ये मुझे लगता है मैं इसको मैं स्ट्रेटेजिक रंग देता हूँ सियासी के बजाय। मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। ये जंग शुरू हो गई है, यहाँ पे हमारे बच्चे मर रहे हैं। अब ये जंग अगर उनके घर की दहलीज तक नहीं पहुँचेगी,
ये जंग अगर उन लोगों को जो यहाँ पे चाहे नैरेटिव की शक्ल में, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट की शक्ल में, चाहे हाइड आउट्स की शक्ल में, चाहे तंजीमी सपोर्ट के रुख में जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हमें उनको आइडेंटिफाई करके आइसोलेट करना होगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे इसी तरह मरते रहेंगे। तो मेरी इल्तिजा भी है और दरख्वास्त भी है मेरे भाई निसार जट साहब से भी और PTI से भी कि थोड़े से अपना रिव्यू करें। मैं आपकी जो सिंसियर डिसएग्रीमेंट्स हैं मैं उनको रिकग्नाइज करता हूं और मैं बिल्कुल आपकी ये नहीं कि पॉलिसी को मैं रद्द कर रहा हूं। जट साहब से इस दरखास्त के ऊपर जट साहब से जवाब भी ले लें। ये तो बड़ा इन्होंने हम्बली आपसे रिक्वेस्ट की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी पार्टी ने शिरकत नहीं की। जी मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुने। देखें, एक मैं आपको बात बताऊँ, पाकिस्तान ये ना हम सबका एक वतन है। सबसे पहले हमें पाकिस्तान होना चाहिए और है भी पाकिस्तान। मैं किसी ऐसी चीज़ पे बिलीव नहीं करता हूँ जो पाकिस्तान से अबव है। पाकिस्तान है, हम हैं, हमारी जमातें, हमारी लीडरशिप है, हमारा सब कुछ है। इस पाकिस्तान के लिए हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं और हम अपने बच्चों को ये पाकिस्तान दे के जाना चाहेंगे और हमें वो पाकिस्तान दे के जाना चाहें जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इससे बढ़कर हमें और कोई चीज़ नहीं है। इशू क्या है? इशू थोड़ा सा मैं चले इसको और भी नॉर्मलाइज कर देता हूँ। कल हमारी पार्लिमानी मीटिंग में एक फैसला हुआ कि जी इस मीटिंग में हम लोगों ने जाना है। हमने बैरिस्टर गौर को, उमर अयूब साहब को, असद कैसर साहब से हमने सबने पार्लिमानी मीटिंग में कहा कि नहीं, आप लोग जाएं, ज़रूर जाएं और ये आप हमारी रिक्वेस्ट पॉलिटिकल कमेटी में भी लेकर जाएं और आप कोशिश करें कि स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट करें, मिनिस्टर लॉ से मिलें, अपना डॉक्टर साहब से मिलें, अपना जो चीफ व्हिप हैं उनसे मिलें और कोशिश करें कि हमने हमारे जो अपोजिशन अलाइज हैं उनके भी कुछ तहफ़्ज़ात हैं, उनको भी साथ रखकर हमने एक छोटी सी मीटिंग हम खान साहब से कर लें ताकि हम मुतफ़िका तौर पर जो है वो सारे के सारे एक मुस्बत फैसला करके इस कमेटी में एग्री करना, डिसएग्री करना, इस ऑपरेशन की कंटिन्यूटी करनी, हम अपनी तजावीज़ देते, अगर समझ में आ जाती तो शायद हम इसकी उस तरीके से लेकर चलते, ना लेकर चलते, दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी। हमारी जो अपोजिशन अलाइज पार्टीज़ हैं उन्होंने उसमें अख्तर मेंगल साहब को नहीं रुजू किया गया, उसमें बाकी दीगर महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि जी फिर इस तरह हम भी नहीं जाएंगे, हमारे तहफ़्ज़ात हैं। उनका जवाब आया, फिर उन्होंने वहाँ पर हमारे सुन्नी ताद के जो थे हामिद रजा साहब वो भी वहाँ पर शामिल थे, उन्होंने कहा कि जी खान साहब से को भी जो है इंगेज किया जाए। ये एक पूरे पाकिस्तान का मसला है। खान से मुलाकात आज जी थोड़ी देर पहले कुछ आपके मेरा ख्याल है कि वो गए हुए हैं और मेरे ख्याल में जो मुझे रिपोर्टर से पता चला है कि इमरान खान की तरफ से इंडोर्समेंट की गई है कि आपने बाइकआउट ठीक किया। देखिए मेरी बात सुन, अभी तक मेरे तक ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे तक ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मैं KPK की सूरत हाल से इतना ज्यादा वाकिफकार नहीं हूँ जितना वहां पर गंडापुर साहब हैं, वहां के MNAs हैं। अगर वो लोग समझते हैं कि ऑपरेशन ही हल नहीं है, गंडापुर तो एज चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, लेकिन डायलॉग की शमूलियत वो देखे ना, देखे डायलॉग भी अगर वहां पर अगर कोई गुंजाइश रखती है, अगर उसकी कोई सूरत बनती है, वो मैं तो उसको बात को इसलिए नहीं कहता क्योंकि ये पंजाब का इशू नहीं है, पंजाब का हो तो मैं कह भी सकूं। KPK का इशू है। बलूचिस्तान में आपकी जितनी भी जान मोहम्मद मालिक साहब हैं, आपके सनाउल्लाह ज़हरी हैं, आपके अख्तर मेंगल साहब हैं, आपके मरी ब्रदर्स हैं, आपके बुगटी ब्रदर्स हैं, किधर है वो यार सारे के सारे? उन लोगों को भी आप ऑन बोर्ड लें। बलूचिस्तान देखें ना, आज आपने वॉर शुरू की, आज आपकी यूनिवर्सिटीज बंद हो गई, आपके कॉलेजेस बंद हो गए। ये वॉर 6 महीने चले, साल चले, यार आप लोगों ने बच्चों के एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर देना है। ये सारी हम सबकी लड़ाई है भाईजान, हम सबकी लड़ाई है, हम सबको मिलकर लड़नी होगी। उसके लिए आप लोगों को कोई स्ट्रैटेजी बनानी होगी, आप लोगों को किसी न किसी तरीके से इन सबको बिठाना होगा। ये गुफ्तगू जारी रहेगी, एक ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ज़रब अल्ब की कामयाबी के पीछे एक वो नेशनल एक्शन प्लान में सारी जमातों की मोहर शामिल थी। चाहे वो बहुत ही तकलीफ थे और दिल खराश वाक़या APS के बाद सारे बैठे थे, मजबूरी के आलम में बैठे होंगे, लेकिन बैठे सारे थे। पोलिटिकल बैकिंग थी, पोलिटिकल ओनरशिप थी। जो भी काम मिलिट्री ने किया था, लेकिन पोलिटिकल ओनरशिप थी। अभी भी आपको पोलिटिकल ओनरशिप चाहिए। बलूचिस्तान में इशूज़ डिफरेंट तरीके से आपको हैंडल करना है, जो आपके वो बलोच लिब्रेशन वाले हैं या दूसरे तीसरे। KP के अंदर स्पिल ओवर दूसरी तरफ से आ रहा है, उसका मामला किसी और तरीके से आपने हल करना है, लेकिन दोनों जगहों पर आपको जाना है, पॉलिटिकल ओनरशिप के साथ जाना। जी मलिक साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो वॉर है ना जी, वॉर ये भी पॉलिटिकल एक्टिविटी है।
एक इंस्ट्रूमेंट है टू अचीव योर पॉलिटिकल एम्स, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, जो आपने अपनी सॉवरेनिटी बचानी है, जो आपने अपने इश्यूज़ को सॉल्व करना है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वॉर है क्या। हमने इसको समझ लिया है कि वॉर जो है वो एक मिलिट्री एक्शन है, जो मिलिट्री लोगों ने लड़ना है, और पॉलिटिक्स का काम सिर्फ पॉलिटिक्स करना है। जो आपने बात बिल्कुल आइडेंटिफाई सही की है, जब तक ओनरशिप नहीं होगी, जब तक पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं होगी, वी आर गोइंग नोवेयर। पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये वॉर लड़नी है, उन्होंने कंसेंसस डेवलप करना है, उन्होंने लोगों को जोड़ना है, उन्होंने आवाम को इन ऑपरेशंस के पीछे डालना है। देखिए हम 2007-8 में जब हम ऑपरेशंस कर रहे थे तो आई वाज इन बाजोड़ और सवात हमने किया, तो आई थिंक वी वर वेरी कॉन्फिडेंट कि फेडरल गवर्नमेंट भी और उधर कोलिशन गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी, वो भी उधर बाजोड़, जी मेरी बाजोड़ की है, जी बाजोड़ की। तो हम बड़े देखिए सेक्रीफाइस भी किया, शहादतें भी ली। इससे ज्यादा ये जो बाजोड़ था जी, ये उस वक्त कंडीशन इसकी इससे भी ज्यादा वर्स थी। इट वाज वर्चुअली अफगान एजेंसी। नॉर्थ वजीरिस्तान का भी हमने जिक्र किया, लगता था ये अफगानिस्तान की एजेंसीज हैं। बट जब कौम पीछे खड़ी हो जाती है, पॉलिटिकल लीडरशिप पीछे खड़ी हो जाती है, कम से कम खड़ी हो जाए, तो आपको वॉर मेकिंग इज वेरी इजी। ये सेक्रीफाइस करना, ये सोल्जर्स की दिस इज आवर रूटीन जी। हमारे लिए कोई इतना वो किसी सोल्जर के लिए भी ये प्राउड मूवमेंट होता है। वो वेट करता है अपनी जिंदगी में कि मुझे मौका मिले कि मैं पाकिस्तान के लिए जिस काम के लिए आया हूं, इट्स नॉट अ जॉब या कोई वो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमने इसको इतना पोल्यूट कर दिया है, इसको इतना डिसअपॉइंटेंसी फैला दिया, इवन डिमोरलाइज करते हैं जी हम फौज को। अभी जट साहब ने बात की, देखे ना इस वक्त छोड़ दें जी सारे कि उसने ये किया, उसने बुलाया, नहीं बुलाया। अपने घरों में भी किसी को बुलाने की जरूरत है जब आग लगी होगी। मैं विद ऑल माई रिस्पेक्ट इस वक्त सबसे, ये मेरी गवर्नमेंट से भी अपोजिशन, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, अब मालिक साहब जब एपेक्स हुई है क्वेटा में तो वहाँ पे मौजूद थे, मेरा ख्याल में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो मेंगल साहब को भी इनवाइट किया गया। लेकिन वो पास्ट में भी देखे ना, फिर पास्ट में भी कई दफ़ा मीटिंग होती थी जहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव भी मिसिंग हो जाते थे, नहीं आते थे। बट कहने का मकसद ये है, अभी इसको भूल जाएं हम कि पास्ट में हमने क्या किया। इधर से उधर हर पार्टी सिर्फ ये बताए कि ये मेरे हिस्से की शमा है, ये मेरी कंट्रीब्यूशन है, ये मैं कर सकता हूं, ये मेरी कैपेबिलिटी है, ये मैंने करना है एक फेडरल सेंट्रल एजेंडा के ऊपर, न कि दूसरों से डिमांड करे कि वो ये करेगा तो मैं ये करूंगा। तमाम एंड दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव। इमरान खान ने जो ये पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला लिया है ना कि वो इजलास में शामिल नहीं होंगे, इमरान खान ने उसको इंडोर्स किया उस फैसले को। ये बैरिस्टर गौहर ने और बाकी लोगों ने अभी बाहर निकल के वो जो बातें की अभी आ रही हैं डिटेल्स उसकी। लेकिन नैब के वक्त इमरान खान धरना दे रहे थे, पार्लियामेंट के सामने बैठे हुए थे, वो 126 दिन वाला धरना, और हुकूमत अंदर नवाज शरीफ की थी। दोनों को बिठाया, जनरल राहील ने था, लेकिन दोनों को साथ बिठाया था तो नैब आपका बना था। अब मुझे नहीं पता कि अभी क्या करने की जरूरत है। देखिए अभी आपको रास्ता निकालना चाहिए, फुल यूनिटी के साथ जाना चाहिए, फुल माइट के साथ जाना चाहिए। नहीं, देयर इज नो वे आउट। जाना चाहिए क्या? देखिए नदीम मलिक साहब, ये बातें तब हम करें जब हमारे पास कोई ऑप्शंस हो। या तो मुझे कोई जो भी इसको स्कटल करने की कोशिश करते हैं या रोकने की, या जो भी अपोजिशन, प्लीज कम आउट विद दी प्लान्स कि नहीं जी ये ऐसे है, ये हमारा प्लान है, इसको ऐसे करना चाहिए। उसमें पाकिस्तान का जो एजेंडा है दैट शुड बी एट द टॉप प्रायोरिटीज है ना, हर एजेंडे की प्रायोरिटीज। मैं इसलिए कहता हूं कि जो एनिमी आउटसाइड है, द पॉलिसी विदाउट, उस पे तो कंसेंसस करके आप चल रहे हैं। आप देखें मीटिंग्स हैं, ये चीज, दिस इज पॉलिटिक्स, ये रूटीन में चलती रहेगी, आगे भी चलती। अनफॉर्चुनेटली एड्रेस करें, पोलराइजेशन है, तो इस वक्त टेंशन है, आवाम का कॉन्फिडेंस बहाल करना है अपने लीडरशिप में, और ओनरशिप लेनी है वॉर की। कल अगर पॉलिसी बनी थी रीसेटलमेंट की और इमरान खान चीफ एग्जीक्यूटिव थे, ही शुड बी द रिस्पॉन्सिबल। आज कोई पॉलिसी बनी है तो मियां शहबाज शरीफ विल बी रिस्पॉन्सिबल। चीफ ये नहीं कहेगा कि जी मुझे जनरल आसिम मुनीर साहब ने ब्रीफिंग दी थी तो उन्होंने ये कहा था। आज कल जब ऑडिट होगा तो मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट की हद तक ठीक है, लेकिन आपकी इस्टेब्लिशमेंट को फुली ओनरशिप लेनी पड़ेगी। वो जो लोग दोबारा रीसेटल हुए थे, जितना इमरान जिम्मेदार है उससे बढ़ के उस वक्त कर रहा हूं ना जी। मैं देखें, कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये फैसला खुद नहीं थी कर सकती। देखिए अब जैसे मैं जनरल राहील को क्रेडिट देता हूँ ना, ज़र ब्याज का किया इनके दौर में था, लेकिन मैं ज्यादा क्रेडिट जनरल राहील को देता हूँ क्योंकि फौज खड़ी हुई थी। नदीम मलिक साहब, अभी तो वक्त गुजर गया, बड़ा वज़नी रोल, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, पीपल वर ऑन बोर्ड। अब इस पे ज्यादा डिस्कशन मेरा ख्याल में करना। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, सर अभी रास्ते क्लियर हैं, लेकिन पॉलिटिकल यूनिटी वाला इशू मुझे परेशान कर रहा है। ये अच्छा नहीं होगा कि हम बिखरे हुए आगे बढ़ें, हमें यूं यकजा होकर आगे बढ़ना है। मुझे मलिक साहब पता नहीं कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। पॉलिटिकल यूनिटी के लिए तो एक कंसेंसस, कन्वर्जेंस ऑफ आइडियाज़ चाहिए। अब आप इमरान खान साहब के 1990s के तालिबान के मुतल्लिक आर्टिकल्स निकाल लें, आज भी वही ख्याल और वो देख लें कि उसमें वो कैसे ग्लोरीफाई कर रहे थे।
फिर जब उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे दफातर खोलेंगे तालिबान के, वहाँ से लेकर आज तक जो परसों बयान दिया है चीफ मिनिस्टर साहब ने, आप मुझे कोई इनकन्सिस्टेंसी तो दिखाएं। या तो आप मुझे बताएं कि गुंजाइश तो उधर हो जहाँ पे हम आपस में डायलॉग कर रहे हों। जब एक साहब जो हैं वो ये समझते हैं कि आइडियोलॉजिकली बस यही तरीका है, वो कहते हैं कि हमारी सोशल फैब्रिक का हिस्सा है, हमारे पास है एक ऑप्शन और वो ये कि हम मान लें। उन्हें तो मालूम है जहाँ पे उन्होंने अपनी सोशल रिट और सोशल फैब्रिक को इंस्टॉल किया अफ़गानिस्तान में, वहाँ पे उन्होंने बच्चियों के साथ क्या किया है, वहाँ पे उन्होंने इंस्टीट्यूशंस के साथ क्या किया है, वहाँ पे उन्होंने हमसायों के साथ क्या किया, वो सब के सामने। अगर तो आप समझते हैं कि वाकई हमें उस तरह का ही होना चाहिए तो आप उनसे डायलॉग कर लें। उनकी शराइत तो बड़ी सामने है, वो तो अपनी शराइत को इस्लामी मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक सेकंड लूँगा, वो तो अपनी शराइत को इस्लामी रंग भी देते हैं। वो बेशुमार गैर इस्लामी चीज़ें जो हैं उनको इस्लाम का नाम देके, उनको शरीयत का नाम देके वो कहते हैं हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम यहाँ पे भी और तुम्हारे यहाँ भी इसको नाफिज करेंगे। तो या तो फिर हम मान लें वो बात, और अगर नहीं मानना। बड़ा फेमस वो इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने बोला कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, यही बोला था जी। उसी वक्त हमारे उस वक्त के DGI जनरल फैज़ काबुल सेरिना के अंदर चाय पी रहे थे और वो कह रहे थे कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। तो मैं अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर कंसिस्टेंसी चाहता हूँ, सिविलियन लोगों से भी, जो लीडर्स हैं, आप लोग हुकूमत चलाते हैं, और अपनी इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से भी, और इतना पावरफुल उनका रोल है, आप कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये इनकन्सिस्टेंसी हुई वहाँ पर और आज हम खमियाजा। जी, मैं इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूँ, मैंने आपको जो पहले आपने जिक्र किया जनरल शरीफ ने जो बहुत एक मायनाज 2 ऑपरेशन किए, तो मैंने उसको लिंक किया जनरल कियानी के ऑपरेशन से। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको ये कहा कि पीपल्स पार्टी और PMLN के दौर में दोनों हुकूमतों में, जैसा कि जनरल साहब कह रहे थे कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप पे आती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप ने ली और फौज उसके साथ खड़ी थी और तीनों ऑपरेशंस कामयाब हुए और उसके बाद सुकून आ गया, दहशतगर्दी खत्म हो गई, कई साल तक दहशतगर्दी खत्म रही। लेकिन फिर जब आप दोबारा से वही 1990 की आर्टिकल वाली पॉलिसी लाते हैं और आप कहते हैं कि नहीं हम इनको रिहैब करेंगे, और ये मुस्तफ़ा खोखर, आपको पता है मेरे दोस्त हैं, उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे, आप मुस्तफ़ा खोखर साहब को बुला लीजिए प्रोग्राम में। हमारे पास जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सेनेटर्स हैं वो आके रोते थे कि ट्रकों के अंदर लाके आबाद किया जा रहा है उन्हीं लोगों को जिन्होंने हमारे बच्चे मारे। अब ये पॉलिसी अगर इस तरह अपनी दुम पे घूमेगी या सर पे घूमेगी तो फिर उसके नताइज हमारे सामने इसी तरह आएंगे। अब मैं आखिरी बात, मैं जट साहब अगर आप, मैं दोबारा से दरखास्त करूंगा कि आप पार्टी भी और जट साहब भी इस नैरेटिव को एक दफ़ा रिव्यू कर लें। देखिए, मेरी दरख्वास्त ये है कि जो अगर आप कहते हैं, अगर आप कन्विंस कर लें, आज टेलीविज़न के ज़रिए हम सबको कह रहे हैं कि इसका जो हल है वो इन लोगों से डायलॉग है, मान लें। अब वो जवान जिसने आज रात को छाती पे गोली खानी है, आप अगर उसको ये पता हो कि असल सोल्यूशन तो डायलॉग है, तो वो छाती पे गोली खाने जाएगा वहाँ पे। आप उसको डिमोरलाइज फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? देखें, अपना मैं थोड़ा सा ना माजी की तरफ जाऊंगा, इस बात को कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखें, जब मुशर्रफ ने ये ऑपरेशन शुरू किया ना, अपोजिशन में कौन सी जमातें थी? 3 जमातें थी, मौलाना साहब, PMLN, पाकिस्तान पीपल पार्टी, और ये तीनों उस वक्त कहते थे कि हम अपना जो है ये इस ऑपरेशन को नहीं मानते, हम ये डायलॉग चाहते हैं, ये जो बातें आज हम कर रहे हैं ये उस वक्त ये कर रहे थे। पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली, ये जनरल वाला ऑपरेशन जो 9/11 के बाद जो 2002 में जब हुआ था, उस वक्त 3 जमातें जो अपोजिशन में बैठी हुई थी, नवाज शरीफ साहब एग्जाइल में जब गए हुए थे, ख्वाजा आसिफ वाले यहाँ पर बैठे थे, ये इनकी तकरीर ऑन द रिकॉर्ड हिस्सा है, ये कौन सी कोई नई बात हो रही है। फिर इन्होंने जब पीपल पार्टी को हुकूमत मिली, इन्होंने ये जंग ऑन की। उसके बाद फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब को 2013 में हुकूमत मिली। मियाँ नवाज शरीफ साहब पहले जंग को ऑन नहीं करते थे, बाद में उन्होंने ऑन किया, और बहुत सारी बातें उस वक्त ये हुई कि मियाँ नवाज साहब के दामाद को थ्रेट्स मिले तो फिर जाके उनके कान खड़े हुए, इस तरह की बहुत सारी चाय मुगैया होने के बाद फिर ये जाकर ये जो अटैक हुआ था जी खजूरी चेक पोस्ट का, मैं तो दोबारा दोहरा रहा हूँ आपको कि उसके बाद ये इनिशिएटिव मैं उस वक्त के आर्मी चीफ को देता हूँ, लेकिन पोलिटिकल ओनरशिप फुल बैकिंग उस वक्त की हुकूमत ने दी थी। खजूरी चेक पोस्ट ने वो ट्रिगर प्रोवाइड किया था, जैसे APS ने एक ट्रिगर प्रोवाइड किया था, जनरल जाहिद साहब को पूरी डिटेल पता होगा।
अभी भी आपके पास 2, 3, 4, 6, 8 वाकयात एक हफ्ते में हो गए, ये ट्रिगर है, आपको आगे जाना है। अभी भी अब मैं कहता हूं, मेरा कहने का मतलब कि पॉलिटिकल लोगों को जो है वो एक जहन बनाना चाहिए कि क्या हमने अफगानिस्तान के साथ डायलॉग करने के नहीं करने, क्या हमने ईरान के, हमारे इंटरेस्ट है ना उनके साथ, हमारी बॉर्डर लाइन उनके साथ है, क्या उनको इंगेज करना है नहीं करना। पॉलिटिकल लोग अपना काम करें, पॉलिटिकल लोग एक लाइन में सर एक सेकंड माजर के साथ मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं। हाँ, जहां तक रह गई बात मिलिट्री ऑपरेशन की, मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए स्ट्रैटेजी जरूर बननी चाहिए। जहां पर रॉ का मामला है, जहां पर ऐसे लोग जो कि हमारे मुल्क को डायरेक्ट बगैर किसी लैतो लाल के उनको कुचल देना चाहिए, बल्कि मैं तो समझता हूं कि रॉ ने या रॉ के इंडिया के मीडिया ने जो तमाशा लगाया है, अभी तक हमें चाहिए था कि हमें इंडिया में कोई ना कोई उनको जवाब दे देना चाहिए था। ये वाली चीज ना तजवीज़ करें, सिर्फ ऐसे जनजायज़ एक लाइन ना करें हम जी मलिक साहब देखें, काइनेटिक ऑपरेशंस के बगैर आप एनवायरनमेंट ऑफ डायलॉग क्रिएट ही नहीं कर सकेंगे। यू नीड टू हैव अ बेटर टेबल कि उनसे बातचीत करें। काइनेटिक्स जिन्होंने वेपन्स उठाए हैं, अगले आप देखेंगे एक ही लाइन में टाइम खत्म हो गया, डॉक्टर मुसद्दिक साहब ऑपरेशन करना पड़ेगा सर। जी मैं समझता हूं कि इस वक्त कोई हमारे पास चॉइस नहीं है, वी हैव टू रूट देम आउट, दैट्स इट। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, जनरल ज़ाहिद महमूद साहब, निसार अहमद जट साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।